तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आप जो भी 2026 में परीक्षा दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने का काम करेगा। यहाँ हम लोग साइंस के वैसे प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रश्न बार बार परीक्षा में दोहराए जा रहे हैं, ठीक ना। तो अगर आप मेरा इस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से सभी प्रश्नों को अगर देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बाहर और भी प्रश्नों की तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। प्रश्न क्या पूछा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। देखिए, हम लोग जिस प्रकार से मानव में लैंगिक जनन को हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपका एक और टॉपिक भी है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि आवर्तबीजी पौधों के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं, ठीक ना। यानी कि जो पेड़ पौधों का जो जननांग होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, तो पुष्प में ही उपस्थित होता है। हम लोग जो भी हम लोग फूल देखते हैं, फूल में ही क्या होता है, उसके जननांग स्थित होते हैं। देखिए पुष्प के विभिन्न भाग निम्नलिखित कौन कौन है, तो बाह्य दल है, स्त्री केसर और पुंग केसर, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुंग केसर है, बाह्य अंड कोशिका है, बाह्य दल है, ठीक ना, प्राग कोश है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है, हम लोग पुष्प में देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए पुंकेसर जो है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पुंकेसर, ठीक ना, ये जो आपका पुंकेसर है, ठीक ना, ये जो आपका पुंकेसर वो क्या है, नर जननांग अंग है, ठीक ना। पुंकेसर क्या है, जो नर जननांग अंग है। जिस प्रकार से हम लोग इंसानों में देखते हैं कि नर जननांग अंग अलग होता है, अलग इंसान के पास, और स्त्री जननांग अंग अलग पास। लेकिन अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो उसके फूल में ही क्या होता है, स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों एक ही फूल में पाया जाता है, ठीक ना। देखिए जो पुंकेसर जो नर जननांग अंग है वो क्या करता है, परागकण बनाता है, ठीक ना। जिस प्रकार से हम लोग इंसान में देखते हैं कि पुरुष क्या करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं और मादा में अंडाणु पाया जाता है, उसी प्रकार से फूल में भी क्या होता है कि जो नर जननांग है, ठीक, और जो पुंकेसर है वो क्या है, नर जननांग है और वो परागकण बनाता है, ठीक ना। जिस प्रकार से मनुष्य में क्या होता है, शुक्राणु, उसी प्रकार से पुष्प में क्या होता है, परागकण होता है। और परागकण जो है वो सामान्यतः पीले रंग का होता है, ठीक ना। अभी आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप अभी जैसे आलू का बारे में आप जाते हैं तो सरसों का जो फूल है वो क्या होता है कि हम लोग का शरीर में चिपक जाता है, तो वो दरअसल वो क्या होता है, वो पुष्प का परागकण होता है, ठीक ना। पुष्प का क्या होता है, परागकण होता है। और वहीं अगर हम बात करें स्त्री केसर का, तो स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडाशय में, ठीक ना, स्त्री केसर, ठीक ना, स्त्री केसर कहाँ पे रहता है, इसका केंद्र में स्थित रहता है, ठीक है, केंद्र में अवस्थित रहता है। तथा ये पुष्प का मादा जनन अंग है। यह 3 भागों में बना होता है, ठीक ना। कौन कौन सा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक ना। आप देख सकते हैं शुरुआत में क्या है, वर्तिकाग्र, फिर बीच में वर्तिका और नीचे क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक ना। यही जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र क्या करता है, परागकण को लेता है, ठीक ना, परागकण को अपने में लेता है और उसको कहाँ भेजता है, अंडाशय में भेजता है, जहाँ पे बीज का निर्माण होता है। देखिए अंडाशय में बीजांड होता है तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। जैसे हम लोग स्त्री के बारे में पढ़े थे कि स्त्री में क्या होता है, अंड कोशिका पाया जाता है। जो प्रत्येक माँ क्या होता है कि स्त्री में 2 अंडाशय होता है, जिसमें से प्रत्येक महीना एक अंडाशय निषेचित होने के लिए क्या करती है, गर्भाशय में जो शुक्राणु के साथ निषेचित करके नए शिशु को जन्म देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि जो पुष्प है, पुष्प में अंडाशय, अंडाशय में बीजांड होता है तथा प्रत्येक बीजांड में एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है। और परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय के अंड कोशिका से संलयित हो जाता है तथा जनन कोशिकाओं के इस युग्म अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, जिसमें नए पौधे की विकास होने की क्षमता होती है, यानी कि बीज का निर्माण होता है। हम लोग अगर कोई भी फूल को या कोई भी पुष्प को अगर हम लोग तोड़ के उसको उखाड़ करके देखेंगे तो पता चलेगा कि नीचे कुछ दाना दाना पाया जाता है। तो वही दाना दाना जो है वो क्या करता है, वही दाना दाना क्या है, तो स्त्री केसर और पुंग केसर के मिलने से नए बीज का निर्माण हुआ है, वही क्या होता है, तो उसका दाना होता है, ठीक।
तो देखिए हम लोग आसानी से इस तरह के प्रश्न हम लोग लिख सकते हैं कि पुष्प पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें, जिस प्रकार से मानव में जनन की व्याख्या करते हैं उसी प्रकार से। और देखिए इस बार आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका बहुत ही आसान सवाल है कि अम्ल को तनुकृत करते समय हम यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। ठीक ना, हम लोग अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए जब भी अगर हम लोग अम्ल को जल में मिलाते हैं, ठीक ना, जब भी हम लोग अम्ल को क्या कर रहे हैं, जल में मिला रहे हैं, तो वो अम्ल क्या होता है, जल के साथ मिलने से तेज़ी से अभिक्रिया करता है और तेज़ी से गर्म होकर उबलने लगता है। अब जब तेज़ी से गर्म होकर उबलने लगेगा तो जिस पात्र में हम लोग उस अभिक्रिया को कर रहे हैं या फिर जिस पात्र में हम मिला रहे हैं वो पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण वो टूट करके हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित किया जाता है, यानी कि यह ध्यान में रखा जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखिए जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हम लोग देखे थे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बाहर निकलती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब जल में हम लोग अम्ल को मिलाते हैं तो ये इसके मिलने की प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है और सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या होती है, आस्फलित होकर बाहर आ जाती है, यानी कि उबल करके क्या होती है, वो बर्तन से बाहर आ जाती है। ठीक ना, बर्तन से बाहर आ जाती है, बाहर आ सकता है तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है, यानी कि जो भी उस रासायनिक अभिक्रिया को कर रहा है या फिर जो भी उस पात्र में उसको मिला रहा है वो क्या हो सकता है, उसका हाथ जल सकता है। ठीक ना, उसको नुकसान हो सकता है। मान लीजिए तेज़ी से आया तो उसके आँख नाक कान में भी जा सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि तथा किसी भी तरह की दुर्घटना उत्पन्न हो सकती है। ठीक ना, साथ ही अगर देखें तो अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक ना, उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है और इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ठीक ना, इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम लोग जल को यानी कि जब भी हम लोग अम्ल को जल में मिला रहे हैं तो उस समय यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जल को क्या करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। ठीक ना, जल को हिलाते जाएंगे और उसमें क्या डालते जाएंगे, अम्ल डालते जाएंगे, ताकि वो जो ऊष्मा जो उसमें उत्पन्न होगा वो क्या होगा, आसानी से बाहर निकलेगा, जिससे पात्र टूटने की संभावना कम रहेगी और जो मिश्रण है मिश्रण से आस्फलित होकर बाहर आने की संभावना कम होगी, जिससे नुकसान भी नहीं होने की संभावना रहेगी। ठीक ना, तो हम लोग इस तरह से आसानी से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया जो होती है वो अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी है और सांद्र अम्ल में जब जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या हो सकता है, आस्फलित होकर यानी कि उबल करके बाहर आ सकता है तथा किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही अगर देखें तो अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है और इसलिए हम लोग सदैव क्या करना चाहिए कि अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए कई बार क्या करते हैं कि बच्चे नहीं समझते हैं और बच्चे अपने जिद में होते हैं और जिद में जाकर के क्या करते हैं कि नहीं, हम अगर अलग से ट्राई करके देखेंगे तो क्या होगा। आप अगर अलग से ट्राई करना चाहते हैं बेशक आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको नुकसान हो सकता है। आप उससे बच करके ही कभी भी ट्राई कीजिएगा। अगर कभी भी आप लैब में अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे घर का पोचाड़ा करने के लिए भी हम लोग चूना को क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं। तो आप देखते होंगे जब चूना को जल में मिलाया जाता है, ठीक ना, जब चूना को जल में मिलाया जाता है तो चूना क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है और हीट होकर उबलने लगता है। ठीक ना, तो अगर जो भी उसके सामने रहेगा उसको क्या हो सकता है, उससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए देखिए हम लोग जब घर में जब चूना में जब पानी को घोला जाता है तो उस समय आप देखते होंगे कि घर में कि पहले एक बर्तन में पानी लिया जाता है और उसके बाद उसमें क्या डाला जाता है, चूना डाला जाता है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि पहले पात्र में हम लोग चूना ले लिए और बाद में उसमें पानी डाल दिया। ऐसा करने से क्या हो सकता है, आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही चूना जल के संपर्क में आएगा वो तेज़ी से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक ना,
इसलिए हम लोग इस बात की ध्यान रखते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। प्रश्न क्या पूछा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल के पत्ते से रगड़ करके साफ किया जाता है। तो क्यों साफ किया जाता है, तो देखिए, जब भी मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आती है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क, मैग्नीशियम एक धातु है और धातु जैसे ही ऑक्सीजन या फिर जल के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, और जल के संपर्क में आने से संक्षारित होगा। लेकिन जैसे ही अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कोई भी धातु अपने ऊपर ऑक्साइड का परत जमा लेता है। तो उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी जब खुले वायु में वातावरण में रहता है, खुले वायु में रहता है, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर कार्बन का मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत जमा लेता है। ठीक ना। कार्बन के साथ देखिए, वायुमंडल में कौन कौन सा गैस मुख्यतः पाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन हल्का होने के कारण वो नीचे नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उस क्षेत्र में, उस जगह पे कौन कौन से गैस आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन के साथ वो आसानी से क्या कर लेगा, अभिक्रिया करेगा, और आसानी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है। और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या जमा लेता है, तो कार्बन मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जमा लेता है। ठीक ना। जिसके कारण जब हम उस पर आग लगाते हैं तो आग आसानी से नहीं पकड़ता है। ठीक ना। तो जब हम उसे रेगमाल से रगड़ करके साफ कर देते हैं तो वो हट जाता है तथा वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना रहता है। ठीक ना। तो इसको हटाने से क्या करता है कि वो आसानी से फिर उस पर हम लोग आग पकड़ लेगा, वो आसानी से जलेगा। जैसे कि आप इस रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जा रहा है तो कैसा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग इसको जलाते हैं। तो आप इसको आसानी से लिखिएगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ करके साफ कर लिया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत वहाँ से क्या हो जाए, हट जाए, जो कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना हुआ था। ठीक ना। ताकि उसे हम हटाने से वो आसानी से क्या कर सके, आग पकड़ सके। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत इस प्रश्न पे नहीं होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या है, तो प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह का विरोध करता है। ठीक ना। देखिए, प्रतिरोध का मतलब क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध का मतलब है कि प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह का विरोध करता है, और विरोध का मात्रक ओम है। देखिए, जैसे कि हम लोग कहीं पे अगर जैसे सिंचाई करने के लिए जाते हैं, या फिर जैसे आप हीटर तार के बारे में सुने होंगे। ठीक ना। हीटर तार क्या करता है, हीटर तार वोल्टेज को ले लेता है और आगे वोल्टेज को जाने नहीं देता है। ठीक ना। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे भी हम कहते हैं कि प्रतिरोध कहेंगे। या फिर जैसे आप विद्युत बल्ब देखते हैं, ठीक ना, जो बल्ब है वो भी क्या करता है, विद्युत प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मतलब है कि किसी चालक का वह गुण है जिसमें वो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो ओम है। इसे ग्रीक शब्द से निरूपित करते हैं। ठीक ना। आप इसको देखते हैं, ये ग्रीक शब्द है। ठीक ना। ये क्या है, ओम का सिंबल है। तो हम लोग कहते हैं कि प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिसमें वो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। इसे ग्रीक शब्द ओम से निरूपित किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक ना। प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, तथा इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर से
ओजोन परत होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होती है? ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण यानी कि यूवी से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, ये जो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण है, तो इसको क्या करती है कि ये जो ओजोन परत का आप जो लेयर देख रहे हैं, ये ओजोन परत क्या करती है? यहाँ से आने वाले जो यूवी किरणें हैं, ठीक ना, जो हमारे लिए नुकसानदायक किरणें हैं, उसे जो पराबैंगनी किरणें हैं उसे क्या करती है? ओजोन परत उसे सोख लेती है, ठीक ना, उसे रोक के उसे क्या कर देती है? वापस भेज देती है, यानी कि उसे रोक के वहीं पर भी क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है, उसको वहाँ से पार होने नहीं देती है, जिसके कारण वो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। अगर वो हमारे पास पहुँच जाएगी तो उससे हमें क्या हो सकती है? तो देखिए, अगर वो हमारी पृथ्वी पर पहुँच जाए तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की सुरक्षा क्या हो जाएगी? खतरे में पड़ जाएगी, ठीक ना, यानी कि वो हमारे लिए, हमारे जीवों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। और यूवी के कारण हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका कि सबसे पहले यहाँ के लोगों को त्वचा कैंसर की शुरुआत हो जाएगी, त्वचा कैंसर हो जाएगी, मोतियाबिंद हो जाएगा, ठीक ना, तथा पौधों की क्षति पहुँचती है, जिसके कारण फसलों की उपज क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। यानी कि जैसे ही अगर आपका ओजोन परत छेद हो जाएगा या ओजोन परत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आसानी से इस धरती तक पहुंच जाएगी, और पृथ्वी के पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको त्वचा कैंसर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसी भी वो क्या कर देगी? जला के मार देगी। तो जैसे ही पेड़ पौधे ख़त्म तो इंसान भी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से ख़त्म, यानी कि पृथ्वी का जीवन अस्तित्व भी क्या हो जाएगा? पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जिसके कारण फसलों की उपज क्या हो जा रही है बच्चों? तो फसलों की उपज कम हो जा रही है, ठीक ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग अग्निशामक यंत्रों एवं रेफ्रिजरेटर शीतलन में किया जाता है, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। देखिए, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम में सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही क्या कर देना चाहिए? सीमित रखा जाए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा और हमें नहीं बढ़ने देना है, अन्यथा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ओजोन परत पूरी तरह से छेद हो जाएगा, और ओजोन परत के छेद होने से इंसान का जीवन अस्तित्व ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग अगर मूलतः बात करें कि हम लोग एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में आप यही लिखिएगा कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणें यूवी से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है, और यूवी के कारण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ठीक ना, तथा पौधों को क्षति पहुँचाती है, जिसके कारण फसलों की उपज कम हो जाती है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी CFC का प्रयोग अग्निशामक यंत्रों एवं रेफ्रिजरेटर शीतलन में किया जाता है, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम में सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही क्या किया जाए? सीमित रखा जाए, यानी कि उससे आगे और ज़्यादा CFC गैस को रिलीज न किया जाए, ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि उपार्जित लक्षण। देखिए, उपार्जित लक्षण क्या है, ठीक ना। उपार्जित लक्षण हम लोग कहते हैं कि इसको उपार्जित लक्षण होता क्या है। तो देखिए, उपार्जित का लक्षण का मतलब क्या हो गया कि वो हम बाहर से सीखे हैं, वो हमें आनुवंशिक गुणों के कारण, यानी कि हमें माता पिता से, पूर्वजों से जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे देखते होंगे कि आपका नाक, हाथ, कान, मुंह यानी कि चेहरा, यानी कि कोई भी अंग आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य के साथ आपका मैच कर रहा है। जैसे हम लोग गांव में ये सुनते भी हैं, लोग कहता भी है कि देखिए वो फलना बच्चा जो है वो अपने नानी के जैसा दिखता है, वो अपने दादू के जैसा दिखता है, वो अपने दादी के जैसा दिखता है, वो अपने बड़ा भाई के जैसा दिखता है। किसी का चेहरा बड़े भाई के साथ मैच कर रहा है, किसी का माँ के साथ मैच करता है, किसी का बाप के साथ, किसी के दादी के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि वो आनुवंशिक गुण, वो क्या होता है? आनुवंशिक गुण। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमें पूर्वजों से प्राप्त नहीं होते हैं, हम यहाँ आने के बाद उसे उपार्जित करते हैं। जैसे देखिएगा कि आपका मान लीजिए
किसी का माँ का कान जो होता है वो छेदा, कान जैसे छेदवाती है, कान में सोना पहन रही, तो क्या बच्चे में कभी भी आज तक देखे हैं कि बच्चे में कान जो होता है वो कान जो छेदा हुआ रहता है? आप कभी ऐसा नहीं देखते हो। ऐसा क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो बाद में क्या हुआ है, यानी कि वो उपार्जित लक्षण है, वो आनुवांशिक लक्षण नहीं है। जैसे देखिएगा कि आप किसी का बाप जो है, किसी का बाप अगर मान लीजिए पढ़ने में बहुत तेज है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि उसका बच्चा भी पढ़ने में तेज होगा। क्यों? क्योंकि वो आनुवांशिक गुण नहीं है, वो उसका उपार्जित गुण है, ठीक ना। उसके बाप का क्या है? उपार्जित गुण है, लेकिन वो उसके बेटे का उपार्जित नहीं है। यानी कि हम कहेंगे कि वे लक्षण जिसे जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, ठीक ना, वे लक्षण जो मनुष्य जिस दिन जन्म लिया से जिस दिन मरा उस दिन तक जो वो अपने जीवन काल में कुछ गुण को वो क्या क्या अर्जित किया, जो चीज़ वो सीखा, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। देखिए उपार्जित लक्षण के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण हम यही लिखेंगे कि ये लक्षण जो है वो जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं, ठीक ना। कोई भी जीव जो है वो अपने जीवन काल में कुछ लक्षण क्या होता है वो सीखता है, यानी कि वो समाज से सीख रहा है, देश से, यहाँ के लोगों से सीख रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। देखिए ये जनन कोशिकाओं के डीएनए यानी कि डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता है, ठीक ना। ये जो है ये जनन कोशिकाओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं लाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम कहते हैं उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये जनन कोशिकाओं में डीएनए में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं लाते हैं। ये अगली पीढ़ी को वंशानुगत यानी कि स्थानांतरित नहीं होते, जैव विकास में सहायक यह नहीं होते हैं, ठीक ना। ये जीव विकास में किसी प्रकार की कोई सहायता इसकी नहीं होती है, ठीक। उदाहरण के लिए अल्प पोषित भ्रूण के भार में कमी, हम इसे क्या कह सकते हैं कि यह उसके उपार्जित लक्षण है। आप देखेंगे कि किसी के माता पिता बहुत मोटे ताजे हैं, उसके बेटे क्या हैं कि दुबले पतले हैं, या किसी के आप माँ को देखिएगा कि जैसे क्रीम पाउडर लगा के वो गोरी हो गई, लेकिन उसका बच्चा काला है, तो उसका जो चेहरा का जो स्किन जो उसका सफ़ेद हुआ है उसका कारण क्या है कि वो बाहरी प्रोडक्ट का यूज किया, उसका आनुवांशिक गुण क्या है? काला। ये तो वो कैसे उसका बच्चा भी क्या होगा? काला ही होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे गुण जो जीव इस धरती पे जन्म लेने के बाद जो लक्षण सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। लेकिन जो गुण हमें माता पिता से यानी कि अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं उसे हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। तो आपका सही, आप इस तरह से इसका जवाब लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए जो तारे जो हैं वो तारे टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक ना। जो तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि देखिए तारा जो है वो तारा पृथ्वी से काफ़ी दूर है, और तारों के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए उसे वायुमंडल की बहुत मोटी परत से होकर गुजरनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये अगर पृथ्वी है तो तारा यहाँ बहुत ही दूर में है, तारा क्या है? बहुत दूर में है। और ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये क्या है? अपना वायुमंडलीय क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ के तारा का जो प्रकाश है, तारा के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से पहुँचने के बाद उसे वायुमंडल का, यहाँ पे वो आप देखते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे धूल केन, बहुत सारे गैस हैं, तो उसे क्या करता है कि यहाँ से जो प्रकाश किरण हमारी आँखों तक, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसकी आँखों तक पहुँचने में कभी क्या होगा? कभी लाइट कभी ज़्यादा दिखाई देगा, कभी लाइट कम दिखाई देगा, यानी कि वो हमें विचलित होता हुआ प्रतीत होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं टिमटिमाहट, ठीक ना। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसी को हम टिमटिमाहट कहते हैं कि तारों का प्रकाश हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत नजर आता है। तो ऐसे क्या लिखेंगे कि तारों की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। हवा की परत का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें क्या होते हैं? नज़र
आते हैं, ठीक ना। देखिए क्या होता है कि वायुमंडल की मोटी परत से होकर तारों के प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे वायुमंडल या अपवर्तनांक के कारण कभी हमें तारों का प्रकाश ज़्यादा प्रतीत होता है तो कभी कम प्रतीत होता है, जिसके कारण हमें कैसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक ना। तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं, यानी कि तारे टिमटिमाते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम इसका जवाब लिख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक ना। क्या पूछा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें, ठीक ना। कोई भी दो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो ऐसी धात्विक ऑक्साइड, क्या लिखेंगे कि ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों ही प्रकार की होती है, ठीक ना। ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय भी होती है और जिसकी प्रकृति क्षारीय भी होती है, यानी कि दोनों ही प्रकार की होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे ही हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक ना। यानी कि वो न घर का है ना घाट का है, पूरी तरह से जो बर्बाद है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक। निकम लिखेंगे कि जिसकी प्रवृत्ति ना अम्ल की होती है और क्षारीय दोनों ही प्रकार की होती है, उसे हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक ना। जैसे आप पहला नाम क्या लिख सकते हैं कि जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक ना, Al2O3, तथा हम क्या लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक ना। दोनों ही क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, ठीक ना। इसका व्यवहार किस तरह से होता है, तो इसका व्यवहार क्षारीय है और इसका अम्लीय है, ठीक ना। तो ये दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है कि क्या कारण है कि आकृति, आकार और रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, ठीक ना। हम लोग इंसान का अगर बात करें तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हम लोग का आकृति, आकार, रंग रूप सब कुछ क्या है, हर इंसान का आप देख रहे हैं अलग है, ठीक ना। हर इंसान का कद काठी, रंग रूप, उसका चाल ढाल सब कुछ अलग होने के बावजूद भी कहते हैं कि मानव एक ही स्पीशीज के क्या है, सभी सदस्य, यानी कि एक ही जगह से सभी उत्पन्न हुए और एक के बाद पूरे धरती पे फैले हैं। तो इसका आखिर क्या कारण है, तो देखिए मनुष्य की आकृति, आकार, रंग रूप में भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीशीज के हैं, क्योंकि सभी मानव में इन सब विभिन्नताओं के बावजूद शारीरिक रचना जो है और उसका संगठन, क्रियाविधि आदि से संबंधित बहुत सी समानताएं हमें एक जैसी देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि भारत के सभी लोगों के अगर दो हाथ है तो वही अमेरिका, कनाडा, यानी कि दुनिया के किसी भी देश का अगर हम बात करें तो सभी देशों के लोगों का कितना हाथ है, दो है। सभी के दो आँख है, यानी कि यहाँ के लोग का दो आँख है तो बाकी लोग का भी क्या है, दो आँख है। सभी का दो पैर है, सभी के क्या है, यानी कि जो चीज़ हम यहाँ के लोगों में देख रहे हैं वही चीज़ क्या देख रहे हैं, बाहर के लोगों में भी देख रहे हैं, यानी कि ये सभी चीज़ क्या है, एक जैसी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इनमें पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या तथा उनकी संरचना भी क्या है, एक जैसी है, ठीक ना। अगर हम बात करें, ठीक है, जो बाहरी दिखावट है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करें आंतरिक संरचना के विषय में तो आंतरिक संरचना भी सबकी क्या है, एक जैसी, यानी कि हमारे अंदर जो हमारे पास जो पाया जाने वाला जो गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्रों का भी अगर हम बात करें तो गुणसूत्र भी सबके पास क्या है, एक जैसा है, एक समान है, ठीक ना। यानी कि हमारे शरीर में अगर 23 जोड़ा गुणसूत्र है तो बाकी लोगों के शरीर में भी कितना जोड़ा गुणसूत्र है, तो 23 जोड़ा ही गुणसूत्र है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम यह स्पष्ट होते हैं कि सभी मनुष्य क्या है, एक ही स्पीशीज के हैं। इनमें से विभिन्नताएं केवल आनुवंशिक विचलन या फिर भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन का परिणाम है।
अगर हम बात करें कि अगर दोनों में अगर एक जैसी समानताएं किन कारणों से हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी विभिन्नताएं केवल आनुवंशिक विचलन और भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणाम है। अगर हम बात करें कि यहाँ अगर अमेरिका के लोग या फिर चीन के लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा गोरे हैं और हम लोग यहाँ के लोग थोड़ा से सावले हैं, और वहीं अगर साउथ की बात करें तो साउथ में लोग काले हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पर्यावरणीय कारण, ठीक ना। भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कि वहाँ का जलवायु क्या है, ठंडा है। अगर हम बात करें अमेरिका का या फिर चीन का, रूस का, तो वहाँ का जलवायु क्या है, काफ़ी ठंडा है, और ठंडा मौसम होने के कारण वहाँ की चमड़ी क्या है, गोरी है। और वहीं अगर बात करें जहाँ की जलवायु क्या है, गर्म है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, सांवले या फिर काले होते हैं। तो ये सभी क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक कारण की वजह से ये सब है। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डुबाते हैं, यानी कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ऐसा क्या कारण है, क्यों, किन कारणों से विलयन का रंग बदल जाता है? तो देखिए, जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाते हैं, जब भी हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि देखिए, अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके मूलक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, तो यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन है, लोहा, यानी कि आयरन है। आयरन क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक ना। आयरन जो है वो क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जिसके कारण ये जो SO4 है, SO4 को क्या कर देगा, CuSO4 जो है वो Fe क्या करेगा कि कॉपर को इसके मूलक यानी कि सल्फर ऑक्साइड से क्या कर देगा, इसे विस्थापित कर देगा, ठीक ना। इसको हटा करके आयरन क्या कर लेगा, खुद इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक ना। यानी कि देखिए, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा क्या करता है, लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, ठीक ना, यानी कि बनाता है, जो कि रंग में क्या होता है, हरा। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अगर अब बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग आसान भाषा में अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि जो आयरन है यानी कि लोहा है वो क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो जो अधिक ताकतवर होता है वो कम ताकतवर व्यक्ति को हमेशा क्या करता है, दबा करके रखना चाहता है। तो वही क्या करता है कि उसके प्रॉपर्टी पे, उसके ज़मीन पे, या फिर मतलब हम लोग कोई भाषा समझ सकते हैं कि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को दबा करके उसके पास जो रहता है उसे क्या कर लेता है, छीन लेता है। तो वही यहाँ पे ताकतवर कौन है, लोहा है, जिसके कारण वो कॉपर से उसका कॉपर जिसके साथ है उससे क्या कर लेता है, उसको अलग करके ये खुद उसके साथ बैठ जाता है। तो वही है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाई जाती है तो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। और इसका रंग कैसा हो जाता है, तो इसका रंग हरा हो जाता है। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक। कोई दिक्कत इस प्रश्न पे तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए फिर आप लोग अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि व्याख्या करें कि ग्रह आखिर क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक ना। तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नज़र आते हैं, लेकिन ग्रह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नज़र नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण से हमें ऐसा देखने को मिलता है? देखिए, जो ग्रह जो होते हैं, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। अगर हम बात करें ग्रह की, तो ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के अपेक्षा काफ़ी क्या बोलते हैं, ग्रह जो होते हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये अगर पृथ्वी है तो ये हम लोग दूसरे ग्रहों को देखते हैं, ठीक है ना, ये इतना सामने। लेकिन वही अगर हम तारा का बात करें तो तारा क्या है, पृथ्वी के बहुत ही दूर है, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। तो देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह भी मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होगा,
शून्य होगा और इसी कारण से हमें ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नज़र नहीं आते। देखिए आप इसको आसानी से अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि देखिए जो सबसे नज़दीक रहता है, जो नज़दीक में है वो थोड़ा सा, यानी कि अगर दरपिया को भी देखते हैं कि जब क्या करता है कि जब वो सामने रहता है तो उसका बोल ही नहीं निकलता, उसका बक नहीं फूटता है, लेकिन जैसे ही वो दूर चल जाता है फिर वो ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगता है, यानी कि दूर दूर से क्या होने लगता है, टिमटिमाने लगता है। यानी कि जो नज़दीक है वो टिमटिमाता नहीं है और जो दूर में है वो क्या होने लगता है, ज़्यादा टिमटिमाता है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण इसका जो प्रकाश, अगर हम बात करें अगर ग्रहों की, तो ग्रहों के पास अपनी कोई भी प्रकाश नहीं है। ये क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश को टकराने, सूर्य का प्रकाश इससे टकराता है और वही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसे हम देख पाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो ग्रह जो हैं, ग्रहों के पास अपने प्रकाश नहीं है, इसके कारण भी वो नहीं टिमटिमाते। और तारों के पास क्या है, अपनी प्रकाश है, जो वहाँ के जो प्रकाश आ रही है उसे वायुमंडल की मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वो हमें विचलित होता हुआ प्रतीत नज़र आता है। लेकिन अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण इसका प्रकाश स्रोत हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत नज़र नहीं आता है। ठीक, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक ना, उत्पाद हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए जो जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो भी जीव यानी कि जो जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा यानी कि चीनी एवं मठ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पौधों एवं नील हरित शैवाल इसकी क्या है, उदाहरण है। ठीक ना, हम कहेंगे कि जो जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मठ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल क्या है, इसके हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक ना, जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए अपना भोजन तो हम लोग भी स्वयं बनाते नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि किसी अन्य जीव को मार करके खा रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे किसी भी जीव को वो मार करके नहीं खाते। वो क्या करते हैं कि वे अपना भोजन जड़ से क्या लेते हैं, जल लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेने के बाद पत्ता में जो क्लोरोफिल उसमें उपस्थित होता है, उसी में वो क्या करता है, अपना खाना अपना भोजन बनाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम उत्पादक कहते हैं। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है और स्टील का नहीं, ऐसा क्यों होता है, इसका आप कारण बताएं। ठीक ना, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण हम लोग गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का उपयोग करते हैं और स्टील का उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए हम लोग तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। अगर हम तांबा का बात करें तो तांबा जो है वो किसी भी स्थिति में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तांबा जो है वो चाहे तो गर्म जल का बात करें या फिर ठंडा जल का या फिर भाप, किसी भी जल के साथ वो अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोहा का बात करें तो लोहा को अगर हम कुछ दिन तक भी अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो लोहा क्या कर देता है, लोहा जो है वो वायु के संपर्क में आता है या जल के संपर्क में, नमी के संपर्क में आने पर वो क्या कर लेता है, आसानी से वो संक्षारित हो जाता है, यानी कि अपने ऊपर वो मतलब उसके साथ वो जंग लग जाता है और जल्दी ही क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर अब बात करें तांबा का, तो तांबा किसी भी स्थिति में वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा वाष्प के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो तांबा का उपयोग किया जाता है, जबकि स्टील का प्रयोग हम लोग वैसे कामों के लिए
नहीं करते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं कि तांबा जो है वो जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर बात करें तो लोहा का, तो लोहा वाष्प के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इसीलिए हम लोग गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं, जबकि इसके जगह हम लोग इस्पात का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या हो गया, आपका हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक ना। विभवांतर हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए बहुत छोटा सवाल है, आप आसान से लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, ठीक ना। हम लोग आसान से लिख सकते हैं कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, तो उनके बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक ना। यानी कि देखिए अगर हम वोल्टेज, अगर हम विद्युत आवेश का बात करें, विद्युत का बात करें, तो जैसे मान लीजिए विद्युत यहाँ से उत्पन्न हुआ, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा का उपयोग हुआ या फिर जो कार्य किया, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम विभवांतर कहते हैं, ठीक ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है, जबकि संबंधित परिघटना का नाम लिखिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग देखते हैं कि चांदी का पायल, जैसे चांदी क्या कर, जैसे आप कभी आप देखिएगा चांदी, सोना और चांदी ना कभी भी एक साथ आप नहीं रखिएगा, क्योंकि सोना और चांदी एक दूसरे से क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। देखिए सोना जो है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है चांदी की अपेक्षा, तो वो चांदी से क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और सोना क्या हो जाएगा, काला पड़, चांदी काला पड़ जाएगा। इसीलिए सोना और चांदी दोनों को एक साथ कभी भी घर पे नहीं रखिएगा। अगर आपके घर में अगर मम्मी या फिर दादी कोई भी अगर सोना और चांदी एक ही कागज़ पे या फिर एक ही जगह पे अगर बांध करके रखिए, तो उसे आज ही जाके आप ज़रूर बताइएगा कि सोना और चांदी को अलग अलग कपड़े में बांध करके रखें या फिर अलग अलग बैग में रखें। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि धातुएं जब चारों ओर की वस्तुओं जैसे कि नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। ये तो धातु का सबसे बड़ा गुण है, ठीक है ना, कि जब भी वो अपने आसपास के नमी, जल या फिर गैस के संपर्क में जैसे ही आएगा वो अभिक्रिया करके क्या कर लेगी, वो संक्षारित हो जाएगी। तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इस परिघटना को हम लोग संक्षारण कहते हैं। देखिए चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है, जो कि रंग में क्या होता है, काला होता है। हम लोग देखते हैं कि चांदी का पायल कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो उसका कारण क्या है, जैसे ही वो खुले में नमी के संपर्क में आया, जल के संपर्क में आया या फिर हवा के संपर्क में आया, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, अपने ऊपर ऑक्साइड का परत जमा लेता है। जैसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड के विषय में देखें कि मैग्नीशियम को जब हम खुले में छोड़े थे तो मैग्नीशियम क्या कर लिया था, अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लिया। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, चांदी जो है वो सिल्वर क्या है, सिल्वर अपने ऊपर सिल्वर ऑक्साइड का परत बना लेता है, जो कि क्या पड़ जाता है, काला हो जाता है। इसीलिए हमें चांदी का पायल कैसा नज़र आता है, काला दिखने लगता है, ठीक ना, कुछ दिन के बाद। तो इसीलिए हम लोग इसे ज़्यादा दिन तक खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक ना। प्रश्न क्या पूछा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक ना। हम लोग क्या लिखेंगे कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, और इसके एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग टोटल क्या देखें कि टोटल 16 प्रश्न देखें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग परीक्षा के लिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। फिर हम लोग आगे और भी प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।